वे टू इन्वेस्ट मनी, पैसा इन्वेस्ट करें तो कहां पर इन्वेस्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों का। आज इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ना सिर्फ ये वीडियो आपके लिए आज काम आएगी, आपको लाइफ टाइम इस वीडियो की जो लर्निंग्स है ना वो काम आने वाली हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बना लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर करना, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मुझे आपको समझाने हैं। सबसे पहले तो पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्यों है भाई। आप पैसा अपने पास सेव भी तो कर सकते हो, आपने कमाया, आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आपको कहीं से पॉकेट मनी भी मिली है, तो वो पैसा अपनी जेब में भी तो रख सकते हो। होता क्या आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई एक तरीके का दीमक होता है जो आपके पैसे को खाता है। ये होता क्यों है, बहुत सारे रीजंस है। एक सबसे आसान रीज़न है समझने के लिए कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो लगातार नोट प्रिंट करती है। मतलब मान लो रोटेशन के अंदर, अभी एक एग्जांपल समझना कि सबके पास, यहाँ पे 100 लोग थे और 100 लोगों के पास 2000 के नोट थे। तो 100 लोगों के पास जब 2000 के नोट थे तो वो 2000 रुपए से जाके ना एक सामान खरीद के ला सकते थे। एक समझ लो एक बॉक्स है बहुत सुंदर सा, और सब एक बॉक्स खरीदने जा सकते थे, 2000 का था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हीं 100 लोगों को बोला कि मैं आपको ना, आपके पास सबके पास 2-2 हजार रुपए थे, मैं 2-2 हजार रुपए ही और दे देती हूँ। मतलब पैसा हो गया डबल। अब जब पैसा डबल हो गया और बॉक्स लिमिटेड है तो होगा क्या, इन बॉक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो बॉक्स पहले 2000 का मिलता था ना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डबल नोट छाप दिए, तो महंगाई भी डबल बढ़ जाएगी। ये 2000 रुपए का अब 4000 का मिलेगा अगर लोगों को ये बॉक्स चाहिए। सिंपल कंसेप्ट है। तो ये महंगाई लगातार बढ़ती है, जो गवर्नमेंट है लगातार नोट छापती है, और क्योंकि लगातार नोट छापती है इसकी वजह से आपका जो पैसा है वो हमेशा कम होता है। इस पैसा आपका कम ना हो इसके लिए जो आपका बैंक होता है ना, बैंक, उसमें ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो जब आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, इस अकाउंट पे आपको एक ब्याज मिलती है जिसे हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। जनरली जो आज की डेट में बैंक्स हैं वो 3 से लेकर 6% तक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब आपको ये समझना है, पहले तो अपना बैंक देख लेना कौन सा वो कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ये चीज़ आज एक आपको मैं एक नोट बता रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। बैंक जितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और आप ये देख लो कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, उससे भी कई ज़्यादा स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया में अगर कोई बैंक आपको 6% का सालाना इंटरेस्ट देता है आपके पैसे पे, तो जो महंगाई है वो 6% से नहीं 10% या 8% से बढ़ रही होगी। मतलब उससे भी ज़्यादा स्पीड से महंगाई बढ़ रही होगी। तो ये जो पैसा है आपके बैंक में अगर पड़ा भी रहेगा और उस पर 3 से 6% की ब्याज इंडिया में आपको मिल भी रही है और महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर भी आपके मनी की वैल्यू कम होगी। अब लोग क्या करते हैं कि सेविंग से थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हम एफडी में पैसा डाल देते हैं। एफडी में क्या होता है, आपका पैसा आप यूज नहीं कर सकते, बट उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि जनरली सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अब इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, ये समझ आ गया अगर आपका पैसा आपके पास पड़ा रहेगा तो वो कम हो जाएगा। तो अब आपने समझा कि लोग ज्यादातर या तो सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं। जब लोगों को इन्फ्लेशन समझ आने लग जाता है, फिर वो क्या करते हैं कि भैया पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कई सारे। एक ऑप्शन होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने बड़ा प्रमोट करना शुरू किया म्यूचुअल फंड्स को, कि म्यूचुअल फंड सही है। अब ये सही है का मतलब क्या है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आपका ये पैसा कई तरीके से लग सकता है। ये स्टॉक मार्केट में भी लग सकता है। स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगता है, और जो म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा ज्यादातर स्टॉक मार्केट में लग रहा है, तो वो कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटी में पैसा लग रहा है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लेकर आती है जिसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एफडी से भी ज्यादा होता है। तो उन्हें आप डेट म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं, कि बॉन्ड्स में पैसा लग रहा है या डेट में आपका पैसा लग रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हो तो आप एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसआईपी। और आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इस तरीके कई सारे प्लान होते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी होता है। तो आप जो चाहें वो प्लान चूज कर सकते हैं। बट अब जैसे ही आप म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हो, सेविंग अकाउंट पे कोई रिस्क नहीं था,
आपका रिस्क सेविंग अकाउंट में नहीं था, एफडी पे भी नहीं था। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क बहुत कम होता है, बट जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो लोग कहते हैं जी यहाँ पे रिस्क है, और डेफिनेटली है। तो आपको पैसा लगाना है तो एक चीज और समझनी होती है, हर फाइनेंशियल एडवाइजर इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि भैया आपके गोल्स क्या है, मुझे गोल्स बताओ। गोल्स का मतलब ये है कि मैं हर महीने 10,000 रुपए जोड़ना चाहता हूँ या 1,000 रुपए जोड़ना चाहता हूँ, बट ये जो मैं पैसा जोड़ना चाहता हूँ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है, या फिर मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, या फिर मुझे एक नया घर लेना है। तो मेरे पैसे पे मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिले जिससे मेरा पैसा बढ़ भी जाए। अब आप लोगों को कंपाउंडिंग की पावर पता है। कंपाउंडिंग के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे और आपको जितनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। आप सिंपली कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स इंटरनेट पे भी लिख सकते हो, SIP कैलकुलेटर लिख देना कि अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जोड़ते हो, डिपेंडिंग आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उसके हिसाब से और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका पैसा कितना होगा, यू विल गेट टू नो। अब ये जो हमारे गोल्स है ना बड़े क्लियर होने चाहिए। अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली हमने म्यूचुअल फंड्स बोले, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो। अगर आपको खुद नॉलेज है तो आप डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली डीमेट अकाउंट खोलना होता है और डीमेट अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहो तो डीमेट अकाउंट्स आपको ऑफर करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके खुद आप चूज कर सकते हो। आप एग्जाम्पल के लिए ICICI डायरेक्ट के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, आप स्टॉक्स के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, एंजल वन के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ये इंडिया के लीडिंग ब्रोकर्स हैं, तो इनके साथ अकाउंट खोलने के जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं। अब आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, याद रखना रिस्क जरूर है। रिस्क क्यों है? क्योंकि आपने हो सकता है आज 1 लाख रुपए डाला और कल ही मार्केट करेक्ट हो गई, आपको दिखेगा आपका पैसा यार 90,000 रुपए रह गया, आपको 10,000 का नुकसान हो गया। ये 10,000 का नुकसान होता नहीं है, ये 10,000 का नुकसान पेपर्स पे आपका। पेपर्स पे मतलब है कि अगर आपने शेयर्स खरीदे, स्टॉक्स खरीदे हैं, तो जब आप उन स्टॉक्स को बेचोगे तब आपका नुकसान होगा। अब होता क्या है, SIP का बेनिफिट एक क्या होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी महीने मार्केट ऊपर थी, किसी महीने नीचे थी, किसी महीने ऊपर थी, किसी महीने नीचे थी, तो हर महीने के हिसाब से एक एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट होती रही। तो अगर आप कुछ ईयर्स के हिसाब से देखोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जब मार्केट बुल रन पे थी तब भी इन्वेस्टमेंट हुई, बेयर रन पे थी तब भी इन्वेस्टमेंट हुई, तो ओवरऑल जो मार्केट एक रिटर्न देती है, जैसे कि एग्जाम्पल निफ्टी 50, आप इंडेक्स फंड्स के हिसाब से पैसा लगाते हो तो निफ्टी 50 जो है वो लगातार पिछले कुछ सालों से, अभी पिछले कुछ सालों में तो ज्यादा दिया है, बट अगर आप एवरेज देखोगे तो 15% के आसपास की रिटर्न्स दे रहा है। अब 15% की रिटर्न कंपाउंडिंग के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब यह है कि 1 साल की अगर आप एवरेज लगाओगे, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला था तो 1 साल के बाद वो हो गया 1,15,000 रुपए। सिमिलरली हर साल, अब अगले साल आपको जो कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख पे 15% नहीं मिलेगा, आपको 1,15,000 पे 15% मिलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग ग्रो करती है। आपको एक चीज समझ आ गई कि इन्फ्लेशन की वजह से आपका पैसा क्योंकि खत्म हो रहा था, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी रीजन क्या है? पहला रीजन था इन्फ्लेशन, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि हमें ना एक आदत डालनी, एक हैबिट। ये हैबिट डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे कमाते तो हैं बट उनसे खर्च हो जाते हैं। जब आप एक इन्वेस्टिंग की आदत डालते हो, ये आदत ही आपको अमीर बनाती है। एक हैबिट है आपकी कि पैसा आया तो उसे आपने जाने नहीं दिया, उसे इन्वेस्ट करा। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी अ हैबिट। अब कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भैया अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 1,000, 2,000, 500 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं, बहुत कम अमाउंट है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? आपको इन्वेस्टिंग की आदत, मैंने स्टॉक मार्केट बता दिया, बट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये आपको इन्फ्लेशन से तो प्रोटेक्ट कर देती है। जो हमने इन्फ्लेशन की बात करी थी, महंगाई, तो महंगाई जितनी बढ़ती है गोल्ड का रेट भी उतना बढ़ता है। आप देख सकते हो गोल्ड हमेशा बढ़ा ही है, उसका प्राइस हमेशा बढ़ा ही है। कुछ टाइम के लिए नीचे गिरता है फिर बढ़ जाता है, कुछ टाइम के लिए नीचे गिरता है फिर बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? और अगर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, उस टाइम में गोल्ड का प्राइस और बढ़ जाता है। तो लोग जब फियर की सिचुएशन में आ जाते हैं, किसी कंट्री के अंदर अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो सबसे पहले गोल्ड का रेट बढ़ता है। अभी जब लॉकडाउन की सिचुएशन हुई थी उस टाइम पे भी गोल्ड का प्राइस तुरंत ऊपर भाग गया, क्योंकि जब भी मार्केट में फियर बढ़ेगा लोग अपना हर जगह से पैसा निकाल के गोल्ड में डालते हैं। तो गोल्ड आपको
इन्फ्लेशन से तो प्रोटेक्ट करता है बट बहुत अमीर नहीं बनाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, 1000, 2000, 5000 की बात कर रहे थे तो हमने कहाँ पैसे लगाने हैं, बट अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है यू कैन चूज रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो तो आप टिपिकली लैंड में इन्वेस्ट करो। अब कोई इंसान बोलेगा जी मैं तो मुंबई रहता हूँ, अब तो लैंड ही बहुत कम है। आप सोचो अगर आपके पास लैंड होती है मुंबई में तो उसका प्राइस क्या होता, बहुत ज़्यादा होता ना। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करो। और रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ मैं बोलता हूँ, आपको याद रहेगी, ये नोट्स आप बना सकते हो कि रियल एस्टेट में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, पहली बात तो मैंने बोला कि आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करो, फ्लैट्स में मत करो, क्योंकि फ्लैट्स आर लाइक कार्स, वो पुराने हो जाते हैं और जब पुराने हो जाते हैं तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई नया बिल्डर होगा, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा होगा जिसमें वो ज़्यादा एमिनिटीज़ देगा। तो कोई आपने जो 10 साल पहले फ्लैट खरीदा था उसे क्यों खरीदे, उस पर वो लिपस्टिक पाउडर लगाता रहेगा, उस पर रिनोवेशन कराता रहेगा, उसका पैसा लगता रहेगा। नई चीज़ फ्लैट के लिए ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो आप अगर लैंड में इन्वेस्ट करोगे तो इसमें डेप्रीसिएशन नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ये तब है जब आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा था गोल्डन, आप नोट्स बना सकते हो, गोल्डन रूल है मेरा कि रियल एस्टेट के अंदर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो एक चीज़ देखो, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमेशा उस रियल एस्टेट का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है इसकी लोकेशन अच्छी है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी आपकी ज़्यादा लग रही हो बट रिटर्न्स भी उसी पे ज़्यादा आएंगी। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने बोला था थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं आपको काफ़ी सारी नॉलेज एक ही वीडियो में देना चाहता हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, अगेन अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि आपके पास कम पैसा है तो कहाँ करना है, बट आपको 3 चीज़ें अपने आप से पूछनी है और उनका आंसर आप नीचे लिखेंगे भी। सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, वाई। चलो एक चीज़ तो समझ आ गई कि इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरी चीज़ समझ आ गई हैबिट की वजह से, तीसरी चीज़ आप क्या है, आपका रीज़न क्या है, आपके गोल क्या है, क्यों, तो वो गोल आपको लिखना है। तो ये तो हुआ मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। दूसरा, आपको पैसा लगाना है तो उससे पहले ना हमेशा कहीं पर भी आपका मन करे पैसा लगाने का, कोई आपको बोले पैसा लगाने के लिए, तो अपने आप से एक सवाल पूछना है, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। आपको पैसा लगाना है, पैसा तो तभी लगाओगे जब पैसा बचेगा। अगर आपने गलत जगह लगा दिया तो पैसा चला जाएगा आपका। बहुत सारे लोग हैं आपको स्कीम्स पिच करेंगे, आप बैंक में जाओगे आपको स्कीम पिच करेंगे, आपको कहाँ पैसा नहीं लगाना। एक गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो एंडोमेंट प्लान्स ले लेते हैं। अभी एंडोमेंट प्लान्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। एंडोमेंट प्लान्स का मतलब होता है कि आप एक तरीके का इंश्योरेंस ले रहे हो, या यूलिप में भी लोग पैसा लगाते हैं, तो यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो अभी यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान मैं क्यों मना कर रहा हूँ, पहली बात तो जब आप इसमें पैसा लगाओगे तो जो भी एजेंट आपको रिकमेंड कर रहा है उसे ही स्टार्टिंग में 30-35% की कमीशन मिल जाएगी, जो कि बुरा नहीं है भाई, वो बंदा मेहनत कर रहा है, बट आपके लिए बुरा है। अगर आपने 1 लाख लगाया था तो आपका 30,000 तो पहले ही कट गया, तो आपका इन्वेस्ट कितना हुआ आप खुद समझ सकते हो, तो आपका 70,000 65,000 इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद भी जब तक आपका एंडोमेंट प्लान या यूलिप चलेगा, जिस इंसान ने रिकमेंड किया या बैंक ने रिकमेंड किया, तो बैंक पैसा कमाएगा। अब इसमें होता क्या है कि एंडोमेंट प्लान के अंदर एक तो आपका इंश्योरेंस है कि भैया मर गए तो भी पैसा मिलेगा, अरे मर गए तो आप टर्म प्लान ले लो, टर्म प्लान बहुत सस्ता पड़ता है एंडोमेंट प्लान से। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो अगेन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो किसी को कमीशन क्यों देनी, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, एसआईपी शुरू कर लो, तो अगर आप एसआईपी की रिटर्न देखोगे तो आपको एंडोमेंट प्लान से ज़्यादा मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो अलग से ले लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा टर्म इंश्योरेंस। तो वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, यूलिप में कोई फायदा नहीं है, एंडोमेंट प्लान में कोई खास फायदा नहीं है, तो इनमें आप इन्वेस्टमेंट ना करो, ठीक है। इसमें जो आपको बेच रहे हैं उनका ज़्यादा फायदा है, जो कंपनी आपको बेच रहे हैं उनका ज़्यादा फायदा है। तो आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है कभी भी पैसा लगाने से पहले, कहीं पैसा मैं लगा रहा हूँ, कहाँ ना लगाऊँ पैसा। अगर यहाँ पे मैं पैसा ना लगाऊँ तो चलेगा। अगर आपको कोई बोलता कि कल को कोई रियल एस्टेट खरीद लो, तो मैं ये रियल एस्टेट ना खरीदूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा, और आप कंपेयर करो अगर मैंने खरीदा तो मुझे बेनिफिट क्या होगा। एंड फाइनली जो हमारा सवाल था, वेयर टू इन्वेस्ट। तो वेयर टू इन्वेस्ट के अंदर देखो एक चीज़ याद रखना, ये रूल है कि जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि पैसा कहाँ लगाऊं, तो 2 चीज़ें आएंगी, रिटर्न्स और रिस्क। हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगले महीने पैसे की ज़रूरत है और आप 1 लाख रुपए आपके पास है और आपको 1 लाख की ज़रूरत है, और मैं बोलूँ आप इन्वेस्ट कर दो, ये 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है बट 0 भी हो सकता है। मतलब रिटर्न्स जो हैं 100% की हैं और रिस्क भी कितना है 100% का है।
बट आपको अगले महीने जरूरत है, तो क्या आप करोगे? आप कहोगे बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगले महीने जरूरत है। तो आपका इस केस में रिस्क एपेटाइट नहीं है। यहां पे याद क्या रखना है कि जब भी आप पैसा लगाओगे तो रिटर्न्स होंगे, रिस्क होगा। आपको देखना है कि अगर आपको रिटर्न अच्छी मिल रही है, मान लो कहीं आप इन्वेस्ट करते हो और वहां आपको रिटर्न मिलती है मान लो 20% की, तो उसमें भैया रिस्क कितना है? अगर मेरा रिस्क ऐसा है कि भैया मेरा 100% पैसा चला जाएगा, या रिस्क है कि पैसा चला जाएगा, तो क्या मैं वो 20% के लिए रिस्क लूं? तो आपको रिस्क हमेशा देखना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, मान लो 100% तो एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं होता। मान लो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो डायरेक्टली, बट आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा आप पैसा मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? क्योंकि यहां पे रिस्क डेफिनेटली इन्वॉल्व है। रिटर्न्स हो सकता है एक महीने में आपको किसी आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया 30% की रिटर्न आ जाए, बट हो सकता है वो स्टॉक 30% टूट भी जाए। तो आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? बट अगर आप ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगा रहे हो तो हो सकता है 10% की रिटर्न है, 10% आपका टूट भी जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए विजन है आपका, तीसरी चीज क्या देखनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो विजन क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि आप क्यों कर रहे हो, तो जो आपका गोल है और जो आपका विजन है, अगर आपका लॉन्ग टर्म में विजन है 5 साल 10 साल, तो मैं आपको एक अगेन फॉर्मूला दे रहा हूं, 10 बढ़िया कंपनियां ढूंढो, 10 अच्छी कंपनियां ढूंढो, और उसमें ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, किस में मुझे इन्वेस्ट करना है किस में नहीं करना है। इसके लिए हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो उसमें आप सीखो कि क्या क्या देखना होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि पी रेशियो आपको देखना है कंपनी का आपको जो भी पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस है, अभी शॉर्ट में रखूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं उसकी बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या क्या देखना है, एनालिसिस कैसे करनी है, उसके बाद क्या देख के पैसा लगाना है। तो रूल ये है, 10 अच्छी कंपनियां चूज करो और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कम से कम अपना विजन 10 साल का रखिए। आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, और आपकी जो आदत पड़ जाएगी ना इन्वेस्टमेंट की, उसके लिए आप SIP भी चूज कर सकते हो। तो 10 कंपनियां आप नहीं चूज करना चाहते तो आप एक म्यूचुअल फंड को चूज कर लो, और उसके अंदर आप लगातार 10 साल तक के लिए पैसा लगाओ, इन्वेस्टेड रहो। और इक्विटी के ऊपर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की अगर आपको ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, सो आपका पैसा बढ़ने वाला है। आपको लगता है इंडिया के अंदर कंपनीज ग्रो करेंगी, आने वाले टाइम में फ्लरिश होगी मार्केट, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो। फाइनली ये तो हुआ कि जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो क्योंकि वो पैसा बढ़ेगा, बट क्या आप अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और स्किल्स के ऊपर जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो यहां पे 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है टाइम की इन्वेस्टमेंट, और एक होती है पैसे की इन्वेस्टमेंट। अब इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरे को अपनी स्किल्स ग्रो करनी है तो उसके लिए मुझे सिर्फ पैसा ही लगाना है, मुझे टाइम भी लगाना पड़ेगा। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मान लो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो, अगेन हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनेंशियल एजुकेशन की, आई बटन पे लिंक है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। काफी सारी वीडियोस हैं। रोज के अगर आप 45 मिनट्स कम से कम लगाते हो, आज आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। मान लीजिए आप कुछ नया सीखना चाहते हो, जिससे आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं उसमें फायदा होगा, बिजनेस में फायदा होगा। मान लीजिए वो स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की, आप फ्री में भी सीख सकते हो इंटरनेट पे, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना है। बट होता क्या है, हमें मजा तब आता है जब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसमें कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही, वो 45 मिनट वेस्ट हो रहे हैं आपके। बट ये 45 मिनट या उससे भी ज्यादा लोग देखते हैं, तो कम से कम 45 मिनट दिन में वो होने चाहिए जिसमें हम कोई स्किल सीखने के लिए अपना टाइम लगाएं। और अगर आप कहीं स्किल सीखते हो, उसके लिए अगर आपको कोई फी भी पे करनी पड़ती है, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं जिम रॉन, वो ऐसा बोलकर गए हैं कि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो आपको 200 गुना की रिटर्न देती है ओवर द टाइम। तो 200 गुना की रिटर्न अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए लगाया, तो उसको 200 गुना आप कमा सकते हो। अगर आप अपने ऊपर पैसा लगाते हो, तो आप अपनी स्किल पे कितना पैसा लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, अपने आप से पूछो। क्योंकि जितना आप डेवलप करोगे ना, आज आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए काबिल हो। अगर मैं आपको बोलूँ 1 लाख लगाने के लिए हर महीने, तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। बट मैं कहता हूँ ना, अपनी स्किल को डेवलप करो, ग्रो करो। आप आज 10,000 लगाते हो क्योंकि आप कमाते 20, 30, 50,000 हो, बट अगर आप कमाने लग गए 5 लाख, तो आप 1 लाख या 2 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब है क्या चीज़, अपने आप को ग्रो करना है और उसके लिए टाइम लगाना है।
तो मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, ये आपको अपने आप से बोलना है कि भैया ये 45 मिनट आप कहाँ लगाने वाले हो। तो कमेंट्स में लिखिएगा आपको दिन में 45 मिनट्स निकालने हैं, क्या आप निकालने के लिए रेडी हो? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा वो 45 मिनट आप कहाँ पर लगाओगे। लोग आपके कमेंट्स पढ़ के भी इंस्पायर होने वाले हैं। फाइनली इस पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत कुछ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगेन हम फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये एजुकेशन सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये एक प्रोसेस, एक जर्नी है। रोज कुछ ना कुछ नया सीखना, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये स्किल अगर आप इसे फोकस में रखोगे ना तो आप डेफिनेटली अमीर बनोगे, ये मेरा मानना है। फाइनली वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्कल को ऐसी बातें अपने आसपास से सीखने को नहीं मिलती। आप आसपास में कोई ऐसी बातें करता भी नहीं है, ठीक है। मेरे सर्कल में तो नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपना फोकस बनाया, अपना फोकस लेकर गया उस तरफ जहां से मुझे पैसे के बारे में सीखने को मिले। एंड फाइनली आई होप यू हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल। So I will see you in the next video. You can share this video if you want to open your Demat account. मैंने उसके लिए आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आप आज ही आके अपना Demat अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं आई टोल्ड यू आप सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना एंड गो सेल्फ मेड।